सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है करंट एंड वोल्टेज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो एक एटम के पास जो न्यूक्लियस होता है उसका वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जितने भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो उसके अगल बगल रिवॉल्व करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एटम बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एटम है फ्रेंड्स, और इसके बीच में ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक। और इसके अगल बगल ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो यही एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग एक और बात करते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो कि किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करता रहता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली किसी भी कंडक्टर में मूव करते हैं, ठीक है। और इन्हीं की मूवमेंट से हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जैसे कि ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे करके मूव हो रहे हैं, ठीक है। इधर से उधर कहीं भी मूव होते जा रहा है, और इन्हीं के मूवमेंट से ये इधर उधर टकराते रहते हैं और इन्हीं से करंट बनता है, ठीक है। तो यही करंट को फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज क्या होता है? चार्ज आपने काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे होंगे, चार्ज चार्ज ये चार्ज। तो चार्ज होता क्या है? ये एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की फ्रेंड, जिससे वो किसी भी दूसरे मैटर्स को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। देखिए पॉजिटिव निगेटिव या लाइक पोल से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही ये देखिए लाइक पोल्स है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ये रिपेल कर रहे हैं। ये भी लाइक पोल्स है, निगेटिव निगेटिव, तो ये रिपेल कर रहे हैं। तो पुरानी बात है, ठीक है। मतलब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर हम लोग किसको बोलते हैं? तो ऐसे सब्सटेंसेस फ्रेंड्स जो कि लेस अपोजिशन देते हैं फ्लो ऑफ करंट को, उन्हें हम लोग कंडक्टर कहते हैं। लेस अपोजिशन का मतलब फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी भी कंडक्टर में से आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उस करंट को कम से कम रोकने वाले मटेरियल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे मटेरियल्स या सब्सटेंसेस जो कि हायर अपोजिशन देते हैं, मतलब काफ़ी रोक के रखते हैं करंट को, काफ़ी कम करंट उनमें से पास होता है, तो उन्हें हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। हमारा जैसे कंडक्टर में आ गया मेटल्स हो गया आपका, और इंसुलेटर्स में वुड, रबर, ड्राई वुड, ठीक है ना, सूखी हुई लकड़ी। और गीली रहेगी तो वो भी कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो ये सब हमारे इंसुलेटर्स में आते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों नए टर्म्स है, ठीक है। तो इन्हें आप काफ़ी अच्छे से समझिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, तो हमें एक पॉइंट दिया गया, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये कुछ नहीं फ्रेंड्स, बस एक वर्क डन है जिसको हम लोगों ने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए किया हो। मान लीजिए यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है। तो हम लोग जो वर्क डन, मतलब जो हम लोग वर्क कर रहे हैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है, तो उसी को हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और इन्फिनिटी का मतलब आप वो वाली इन्फिनिटी मत समझ लीजिए जो कभी खत्म नहीं। तो सीधी बात आपने समझ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन किया जाता है फ्रेंड्स एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो मैं पहले तो 2 पॉइंट्स लेता हूँ, क्योंकि डिफरेंस आपको पता ही चल रहा हो, 2 चीज़ की ज़रूरत है हमें। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है? वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मान लीजिए कि इस पॉइंट का अपना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस पॉइंट का अपना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस। और फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ठीक है। इसको आप लोग वोल्टेज भी बोलते होंगे, तो ये होती है वोल्ट। इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आपने जो वर्क डन यहाँ किया है वो है डब्ल्यू, ठीक है, आपने डब्ल्यू वर्क डन किया है, और जिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लोग उस पॉइंट तक लाएँ वो है हमारा क्यू। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की ऐसा यूनिट सेम ही होती है, वोल्ट ही होती है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा हमारा, यानी कि V इज इक्वल टू होगा W/Q। तो ये जो फार्मूला फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। तो V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ W क्या हमारा वर्क डन है, और Q क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो वोल्ट है इसको हम लोगों ने अलेजेंड्रो वोल्टा के ऑनर में इसका नाम वोल्ट रखा गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है कूलम,
इसको सी से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये जो मतलब कि चार्ज होता है ऐसे लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, ठीक है। ये जो चार्ज होता है वो होता है एन ई। यहाँ पर एन क्या है हमारे, यहाँ पर एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ई क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको शायद पता ही होगा, अगर नहीं पता देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। तो अगर आपको चार्ज निकालना है, जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तो सिंपली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करना है चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये क्वांटाइज्ड होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में कितने होते हैं ये आता निकालना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की, तो अगर आपको बताना हो कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो अब सीधी सी बात है ये, तो आप कैसे इसको निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला होता है Q/E। हमने सिंपली E को इधर भेजा, इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये हो गया Q/E। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं? 1 कूलम बाई 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली यही फ्रेंड्स कि एक कूलम चार्ज जब फ्लो करता है तो उसके साथ साथ इतने इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करते हैं, जो कि काफ़ी हाई नंबर होता है, ठीक है। देख लीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स साथ में फ्लो करके सिर्फ एक कूलम चार्ज ही बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करेंट्स की फ्रेंड, कि करंट क्या होता है। तो करंट आपको पता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। ये फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं इन अ यूनिट टाइम में। तो ऐसा यूनिट करंट का क्या होता है? करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और ये आई से इसको डिनोट करते हैं, और आई इज इक्वल टू होता है Q/T। Q हमारा चार्ज है और T यूनिट टाइम टेकन है, ठीक है ना। इस चार्ज को फ्लो होने में जितना टाइम लगा वो हमारा T है। और तो इससे ये भी फार्मूला बन सकता है फ्रेंड्स NE/T, क्योंकि Q इज इक्वल टू NE होता है, मैंने ऊपर आपको बताया था। तो आप सिंपली करंट निकाल सकते हो जब आपको चार्ज और टाइम दिया गया हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते क्या है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन की, जो कि वो अटेंड करता है किसी भी मेटालिक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से, ठीक है। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है एक मेटालिक कंडक्टर में, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से ही करंट फ्लो होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते करते जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो अटेंड करते हैं उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है बैटरी एंड इट्स वर्किंग, कि बैटरी क्या होती है। तो बैटरी को समझने पहले हम लोग सेल के बारे में समझते हैं। सेल एक सोर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो एक सेल से ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है। जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनता है, उसके अंदर फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनता है एक सेल के अंदर। सेल को हम लोग मतलब कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। और हमेशा याद रखिए जो बड़ी वाली लाइन होती है पॉजिटिव के लिए होती है, छोटी वाली नेगेटिव के लिए। और अगर आपको बैटरी बनाना, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बैटरी बनाना तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं इसको देखते हैं। बैटरी बनाने के लिए सिंपली आप ऐसे करिए, इसको इससे कनेक्ट करिए, फिर एक मान लीजिए कि आपने 2 सेल्स कनेक्ट किए, 2 सेल्स करके बैटरी बनाई, तो फिर से ऐसे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बैटरी 2 सेल्स से बनी है। 3 सेल्स के लिए सिंपली ऐसे हो गया ऐसे, ठीक है, ये वाली 3 सेल्स है। और इसमें आपको क्या करना रहेगा, बस इधर एक पॉजिटिव का साइन दे देना, इधर माइनस का, ठीक है। तो इससे आपका बैटरी बन जाएगा। तो ये बैटरी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक है। करंट जिस क्लोज्ड लूप या पाथ में फ्लो होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये एक सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर फ्रेंड्स एक डिवाइस जो कि यूज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देती है 2 पॉइंट्स के बीच की। और ये जो एम मीटर है, एमी मीटर, ये होता है फ्रेंड्स करंट को मेज़र करने के लिए 2 पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो ये करंट को मेज़र करता है। एम मीटर नाम से ही पता चलता है, क्योंकि एम मीटर जो कि एम्पियर जो कि हमारा करंट का ऐसा यूनिट है उससे ही लिया गया। और वोल्ट मीटर हमारे वोल्टेज जो कि ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस को उससे लिया गया। तो ये मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये करता है करंट को। और ये रेजिस्टेंस का सिंबल है फ्रेंड्स, और ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है ना।
और एक आती वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, एक एरो जाती है इधर से बीच से। और ये कनेक्टिंग वायर्स है फ्रेंड्स, इसमें एरो क्या शो कर रहा है, एरो शो कर फ्रेंड्स मतलब फ्लो ऑफ करंट, करंट किस डायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही फ्लो होती है, ठीक है। और ये एक सेल का सिंबल है, मैंने आपको ऊपर बताया था सेल का सिंबल कैसे होता है। चलिए, तो एक सर्किट डायग्राम था, ठीक है। अब रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ ये दोनों नए नए टर्म्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम ने अपना एक लॉ दिया था, क्या था कि जो करंट फ्लो करते हैं ओमिक कंडक्टर में, ओमिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर्स को बोलते हैं जो कि फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को। तो करंट जो फ्लो होता है उस कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस पे जो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में होता है, ठीक है। और ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, ये वोल्टेज है और ये हमारा करंट है, ठीक है। और इस ग्राफ का यानी कि जो वोल्टेज करंट ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या देता है, आर देता है। और आर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। तो वोल्टेज करंट ग्राफ क्या देता है हमें, वोल्टेज करंट ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। रेजिस्टेंस अब होता क्या है, रेजिस्टेंस फ्रेंड्स मेजर होता है अपोजिशन ऑफर्ड टू करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो सर्किट उसको जो अपोजिशन मतलब कि जो अपोज करता है उस करंट के फ्लो को, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होती है V/I, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप इसको ध्यान रखें और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है V/I, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I होता है। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड हाउ दे अफेक्ट। तो फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को अफेक्ट कैसे करते हैं, जो लेंथ होती है कंडक्टर, फ्रेंड्स मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, इससे कोई करंट पास हो रहा है और उसको रेजिस्टेंस बार बार मिल रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस उसमें। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, कंडक्टर की। अगर वो लेंथ फ्रेंड्स अगर लेंथ लंबी होगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ छोटी होगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर ऑफ कंडक्टर भी इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, किस टेम्परेचर में कंडक्टर है, ज़्यादा गर्म तो नहीं ज़्यादा ठंडा तो नहीं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे कि इस कंडक्टर की इतनी विड्थ है, अगर आप इसकी विड्थ को बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर आप इसकी विड्थ को घटाओगे, मान लीजिए इतने ही चौड़ा इसको रखोगे, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी से हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं, वो क्या होता है कि आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, ठीक है, ये रो है, इसको लिखते कैसे रो को मैं आपको दिखाता हूँ। रो ये रो का साइन है, ठीक है, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो आर इज इक्वल टू रो L/A, यहाँ पर लेंथ कंडक्टर की और एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया उसी कंडक्टर का, ठीक है। और ये जो रो है फ्रेंड्स ये रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी क्या होती है वो आपको बताता हूँ। तो रेजिस्टिविटी फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है जो कि कोई भी सब्सटेंस एक यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का ऑफर करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी आप किसी सब्सटेंस की कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे आपको कॉपर वायर दिया गया है, उसकी कुछ लेंथ दी गई है आपको और कुछ आपको उसका डायमीटर दिया गया है, ठीक है। तो आपको उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वहाँ से मिल जाएगा और लेंथ आपको पता है। तो आप जब ये फॉर्मूला यूज़ करोगे RA/L, तो आप उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हो। और ये मैंने फार्मूला कैसे डायरेक्ट किया, बस सिंपली इससे किया, मैंने रॉ को यहीं पर रखा और ये जो L/A इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो हमें रेजिस्टिविटी का फार्मूला मिल गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी को फ्रेंड्स कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करती, उसको कुछ मतलब नहीं कि किसी मटेरियल की लेंथ क्या है, सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल। कॉपर है, वायर है, आपने कॉपर का एक कंडक्टर दिया, मान लीजिए वायर ही लिया, तो उसे कुछ भी लेंथ या एरिया होगा, जब तक वो मटेरियल चेंज नहीं हो जाता या फिर मटेरियल चेंज नहीं हो जाता तब तक उसकी रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी, ठीक है। ये लेंथ और एरिया पे मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में इसका मतलब उससे कुछ नहीं होता, उस पर डिपेंड करती ही नहीं। अब ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स इसको बोलते हैं। तो ऐसे रजिस्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते वो ओमिक रजिस्टर्स होते हैं, और वैसे रजिस्टर जो कि इस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक रजिस्टर होते हैं। जैसे ये वी वोल्टेज और करंट का ग्राफ है हमारा, इसमें रेजिस्टेंस जो है ये सीधी स्लोप सीधा यानी कांस्टेंट है, तो ये हमारा ओमिक कंडक्टर है। और इसमें रेजिस्टेंस मतलब कि फिक्स नहीं है, तो ये हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर्स,
तो कंडक्टर्स जो कि ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है, ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं फ्लो ऑफ करंट को, उसको हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। मान लीजिए कि एक सर्किट आपने एक ऐसा रजिस्टर लगा, फिर थोड़ी दूरी के बाद फिर आपने एक ऐसा रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बोलते हैं। तो इसके दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, वैसे तो नॉर्मली 3 तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी की बुक में 2 ही दिए गए हैं, तो हमें 2 ही के बारे में पढ़ना। पहला आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है, जैसे कि ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। और दूसरा होता है पैरेलल। पैरेलल कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने एक रजिस्टर बनाया ऐसे, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने ऐसे एक पैरेलल डिस्क बना दिया, ठीक है, तो ये जो दो रजिस्टर्स ये एक दूसरे का पैरेलल है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और ये वाला सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। 2 रजिस्टर आर सेड टू बी कंबाइंड इन सीरीज इफ दे कैरी सेम करंट। अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है दोनों कंडक्टर्स में से, तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों रजिस्टर सीरीज़ में कंबाइंड है, ठीक है। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों रजिस्टर्स के बीच में, तो आप कह सकते हो कि वो पैरेलली कंबाइंड है, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया 2 रजिस्टर्स आर सेड टू बी कंबाइंड इन पैरेलल इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू देम। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगी तो वो पैरेलल में कंबाइंड रहेंगे, अगर सेम करंट रहेगा तो सीरीज में कंबाइंड रहेंगे, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम, जिसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में होता है कनेक्ट, तो उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रेंड्स टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R1 प्लस R2, मान लीजिए कि ये दो रजिस्टर हैं, ये R1 है और ये R2, ठीक है। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इस पूरे सर्किट का वो होगा R1 प्लस R2। और यही अगर पैरेलल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 1/R मतलब जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड्स, हम लोग इसको 1/R लिखते हैं, ठीक है। वो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये R1 है हमारा और ये हमारा R2, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 हमारा आता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज, EMF और टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है फ्रेंड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द। ये फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी 2 टर्मिनल्स के बीच का, जो सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा हो सर्किट में से, ठीक है। ये होता है EMF। अब आता है टर्मिनल वोल्टेज, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल के जो 2 टर्मिनल्स होते हैं उन दोनों के बीच से फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के 2 टर्मिनल के बीच का जब वहाँ से करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है, तो उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे, और जब वहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसको EMF कहेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर एंड AC, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले आ रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जूल्स लॉ, यहाँ पर जो जूल है उन्होंने अपना लॉ दिया था, क्या था कि जो हीट होता है वो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे आप एक फार्मूला इसका बना सकते हो हीट का। सबसे पहले तो H इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT, क्योंकि वहाँ पर दिया गया था करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद से आपने यहाँ पर इज इक्वल टू को साइन किया और यहाँ पर K लगा दिया। K कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग, ठीक है, K इज ए कांस्टेंट। तो आपका एक फार्मूला आता है H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है, H इज इक्वल टू I²RT। तो हीट का फार्मूला होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। और हीट एक तरह की एनर्जी है फ्रेंड्स, तो आप इसको E भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और इसका एक और फार्मूला बनता है फ्रेंड्स, इसी फार्मूला से I²RT होता है ना, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R होता है। तो I² इज इक्वल टू क्या होगा, I² इज इक्वल टू V²/R² होगा। तो अगर आप I² की जगह V²/R² यहाँ पर पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो R कैंसल आउट हो जाएंगे, तो V²/R इंटू T आएगा। तो ये भी एक फार्मूला होता है हीट एनर्जी का, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जब इस्टेब्लिश होता है फ्रेंड्स 2 पॉइंट्स के बीच में, तो तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, जिससे फ्लो ऑफ करंट बनता है। मतलब कि अगर आपको करंट चाहिए तो वहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करना होगा, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, आपने 9 में भी पढ़ा होगा वही पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इफ W इज द वर्क डन एंड T इज द टाइम, देन P यानी कि पावर इज इक्वल टू W/T।
ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, वाट होती है फ्रेंड्स, ऐसा यूनिट वाट होती है। और 1 वाट पावर कंज्यूम्ड को आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब 1 वाट पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो इसको 1 वाट पावर बोलते हैं, ठीक है। जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो है किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितने जूल्स होते हैं, वो होते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। कैसे आया, सबसे पहले तो 1 किलो वाट आवर, तो एक मतलब कि 1 किलो वाट में 1000 वाट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 1000 वाट्स, ठीक है। और आवर, जो आवर है हमारा फ्रेंड्स वो होता है मतलब कि सबसे पहले किलो वाट आवर, तो सेकंड में सबसे पहले आवर को चेंज करें तो सेकंड में होगा 60 इंटू 60। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 36 और उसके बाद 5 जीरोस, 3 to 5 जीरोस। और आपको अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो आप इसको 3.6 इंटू 10⁻336 ऐसे आ जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। और पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, और इसका फॉर्मूला था I²R, ठीक है। दो फार्मूलाज होते हैं I²R और V²/R। अब ये कैसे आ रहा है मैं वो भी समझाता हूँ आपको, कि आपका जो एनर्जी होता है यहाँ पर लिखा ना रेट ऑफ मतलब कि कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट टाइम, तो इसका सीधा सा जो फॉर्मूला होगा वो होगा W/T, यहाँ पर लिखा हुआ। तो वर्क को हम लोग अभी एनर्जी मान रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी बाई टाइम करोगे तो आपको पावर मिल जाएगा आपका, ठीक है। वर्क को हम लोग एनर्जी मान रहे हैं तो एनर्जी बाई टाइम करो तो आपको पावर मिलेगा। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हीट एनर्जी का I²RT। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं I²RT डिवाइडेड बाई T, ठीक है। वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है। I²RT, T से T कैंसिल आउट होगा तो आपको मिलेगा I²R। तो ये ऐसे हम पावर का फॉर्मूला निकालते हैं। उसके बाद I²R से आप V²/R भी निकाल लोगे। और 1 किलो वाट आवर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये 1 किलो वाट आवर फ्रेंड्स अमाउंट होता है एनर्जी का जो कि यूज़ होता है व्हेन 1 किलो वाट पावर इज़ यूज फॉर 1 आवर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है 1 किलो वाट आवर की। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि कंज्यूम होता है जब 1 किलो वाट पावर यूज होता है 1 घंटे के लिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे चैप्टर ख़त्म होता है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आपको काफ़ी नई नई चीज़ें इससे सीखने को मिली होगी। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।